हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो आज हम मिशेल फूको को पढ़ेंगे और इसके पहले काफ़ी थिंकर्स हम पढ़ चुके हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर काफ़ी वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, काफ़ी सिलेबस चैनल पर कवर हो चुका है, तो आप उसको देख लीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे कंटेंट अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, माइकल फौकाल्ट को आज हम बहुत ही सरल भाषा में जानेंगे। इनका जो जन्म है वो 1926 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु है, ठीक है, वो 1984 में, ठीक है। तो इनका जो जन्म काल बहुत ही कम समय, ये जीवन मरण का चक्र है और ये फ्रांस के थे। बेसिकली ये फ्रांस के रहने वाले थे। और मिशेल फूको उत्तर संरचनावादी, उत्तर प्रकारवादी और उत्तर आधुनिकतावादी तीनों प्रकार के विचारक कहे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखिएगा। फ्रांसीसी दार्शनिक और मनोचिकित्सक थे ये विवादास्पद विचारक कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने उन मुद्दों पर बात की जिस पर किसी ने बात नहीं की। देखिए, इन्होंने जो जो चीज़ें दी हैं, जो थियोरीज दिया हुआ है इन्होंने, जैसे कामुकता के बारे में बात किया इन्होंने, पनिशमेंट के बारे में, जेलों के बारे में बात किया, क्लिनिक के बारे में, ये सारी चीज़ें जो हैं, अनुवांशिकता ज्ञान क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं ये इसके पहले बातें नहीं हुई थी। और गूढ़, इनका जो सिद्धांत है बहुत ही गूढ़ है, काफ़ी गहराई से इन्होंने चीज़ों को बताया है। फूको के अध्ययन की धुरी ज्ञान और शक्ति के बीच में, इनका जो मेन थीम था वो ज्ञान और शक्ति के बीच में संबंध, ठीक है। तो ज्ञान और शक्ति के बीच में क्या संबंध है? जैसे कोई व्यक्ति है वो ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो शक्तिशाली हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए, अभी कोई व्यक्ति है जिसके पास कुछ नहीं है, खाने को भी नहीं है, ठीक है, और वो IAS की परीक्षा क्वालिफाई कर लिया, उसने इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया, उसके पास ज्ञान आ गया, तो क्या करेगा? जिसको जो आदेश देगा सबको मानना पड़ेगा, जिले का मालिक बन गया वो, ठीक है। तो पावर तो इसके अंदर आ गई ना। इसी तरह से आप पढ़ रहे हैं, इसके बाद आप क्या किए, ये ज्ञान आप प्राप्त कर लिए जो मैं आपको दे रही हूँ, या आप प्राप्त कर लिए, इस पर आपका अधिकार हो गया, तो लोग आपकी बातों को मानेंगे, आप प्रोफेसर बन जाएंगे, तो आपका एक अलग रुतबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं कि जब ज्ञान आपके पास आ गया तो शक्ति आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। किसके विचारों का उन पर प्रभाव था, देख लेते हैं। निश्चय की शक्ति की अवधारणा, मैक्स वेबर की बुद्धिसंगतता यानी तार्किकता की अवधारणा, मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद और शास्त्र के अस्तित्ववाद, लेवी स्ट्रास के संरचनावाद और सासुरे के भाषाई विचारों से ये प्रभावित थे और कुछ हद तक ये प्रघटना शास्त्र से भी प्रभावित थे, ठीक है। और फूको जो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे वो किससे प्रभावित थे? निश्चय से, ठीक है। निश्चय की शक्ति की अवधारणा से वो ज़्यादा प्रभावित थे और इन्होंने शक्ति की बात भी अपने थियोरीज में बोली हुई है, ठीक है। और देखिए, उत्तराधुनिकतावादी विचार जो है ये इसका जो बीजारोपण हुआ था वो निश्चय के विचारों में हो गया था। हालांकि उन्होंने एक शब्द के रूप में नहीं बोला कि हम उत्तराधुनिकतावाद की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसका बीजारोपण कर दिया था। उनके सिद्धांत में उत्तराधुनिकतावादी विचार जो है वो झलकता था, ठीक है। और उत्तराधुनिकतावादी शब्द जो है इसका प्रयोग जो है वो लियोटार्ड ने किया था। देखिए, कार्ल मार्क्स ने संपूर्ण समाज के स्तर पर शक्ति की बात कही, ठीक है। उन्होंने बोला कि एक है वर्ग जिसके पास कुछ नहीं है, एक वर्ग है जिसके पास सब कुछ है और उसी के पास आर्थिक शक्तियाँ, राजनीतिक शक्तियाँ, धार्मिक शक्तियाँ, यानी पूरे समाज का एक विशेष स्वामित्व उसके पास है, ठीक है। वो उसने अपने अनुसार धर्म को ढाल रखा है, उसने अपने अनुसार राजनीति को ढाल रखा है, उसने अपने अनुसार सभी चीज़ें बना रखी हैं ताकि उसका जो स्वामित्व है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहे। ये बात कार्ल मार्क्स ने बोली है। जबकि फूको ने क्या बोला? उन्होंने शक्ति के सूक्ष्म स्तरीय राजनीति की बात की, यानी जो सूक्ष्म शक्ति होती है। देखिए, सूक्ष्म शक्ति इन्होंने बोला है कि व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो भी किसी न किसी आधार पर शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है। हम मार्केट गए, हमने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा, ये डिपेंड करता है दूसरे लोगों पर, ठीक है। वो उस चीज़ को ऐसा हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि हम उसको खरीद लेते हैं। वही जो सूक्ष्म राजनीति होती है शक्ति की, यही चीज़ है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे विज्ञापन जिस तरह से हम हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं और चीज़ें जो इस तरह से व्यवस्थित की जाती है, जैसे डॉक्टर है, उसने बोल दिया कि ये दवाई बहुत अच्छी है भाई, भले ही वो दवा कैसी भी हो लेकिन डॉक्टर को कमीशन मिल रहा है,
ठीक है। तो उस दवा का क्या हुआ, प्रचलन समाज में बढ़ गया, वो रेट बढ़ गया और डॉक्टर को पैसा मिल गया, कंपनी बहुत ही हाई चली गई। ठीक है। तो हम कौन सा सामान खरीदेंगे ये डिपेंड करता है दूसरे लोगों पर। वो अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं और उस चीज़ को ऐसा व्यवस्थित करते हैं, ऐसे विज्ञापन हमारे सामने लाए जाते हैं कि हम उसको खरीदते हैं। तो वहाँ पर वो शक्ति की सूक्ष्म राजनीति काम कर रही है। ठीक है, ये बात उन्होंने बोली है। तब आप समझ गए होंगे शक्ति की सूक्ष्म राजनीति क्या है। और देखिए, वो परंपरागत पद्धति शास्त्र के कटु आलोचक थे, यानी जो परंपरागत नियम थे, जो सिद्धांत बनाए गए थे संरचनावाद को लेकर और चीज़ों, उसके उन्होंने आलोचना की है। और देखिए, फूको ने उत्तर आधुनिक समाज में ज्ञान को उत्पादन का प्रमुख साधन माना। उत्तर आधुनिक समाज में उन्होंने बोला ज्ञान ही उत्पादन का प्रमुख साधन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो फैक्ट्री में हम उत्पादन कर रहे हैं वही मुख्य उत्पादन है। ज्ञान के द्वारा नए नई चीज़ें निकल के आ रही हैं, नए नए आविष्कार रोज हो रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे सामने जो महामारी है आप देख रहे हैं, इसके लिए तमाम वैज्ञानिक लगे हुए हैं, इसके वैक्सीन के लिए। तो ज्ञान है तभी ना एक नई चीज़ निकालेंगे वो। तो ज्ञान को उन्होंने उत्पादन का प्रमुख साधन माना। और ज्ञान और शक्ति दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। ज्ञान शक्ति पर निर्भर है और शक्ति जो है वो ज्ञान पर निर्भर है। फूको ने अपना प्रथम भाषण सत्य की इच्छा पर दिया, जिसके अंतर्गत उन्होंने असंगत और असंबद्ध व्यवहार की अवधारणा दी है। देखिए, फूको ने असंगत और असंबद्ध अवधारणा जो सत्य की प्रणालियों के बारे में बताया, उसमें उन्होंने बताया कि यथार्थ में हम चिंता व्यक्त करते हैं कि हम वास्तव में यथार्थ किसको माने। एक तो वो यथार्थ है जो हमको दिखाई देता है और एक वो यथार्थ होता है जो वास्तव में होता है। ठीक है, जैसे अभी कुछ सालों पहले बहुत से सालों पहले शक्तिमान नाम से एक सीरियल आता था, अभी इस समय भी आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि जब वो व्यक्ति मुकेश खन्ना जिन्होंने ये किरदार निभाया था, वो जहाँ भी जाते शक्तिमान नाम से पहचाने जाते, बच्चे तुरंत उनको बातें पूछने लगते कि आप कैसे गोल गोल घूमते हैं, ये सारी चीज़ें। तो शक्तिमान के रूप में ही उसकी पहचान हो गई थी। ठीक है, बहुत से बच्चे उसमें आत्महत्या कर रहे थे, वो छत से कूद कर शक्तिमान की तरह गोल गोल घूमना चाहते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी कि उसको उस किरदार में मान लिया जाता था, जबकि वो उसका वास्तविक किरदार नहीं था। केवल विश्वास था लोगों का कि ये चीज़ है। ठीक है, तो इसी के लिए उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि जो वास्तव में रियल है हम उसको रियल माने, या जिसके प्रति रियल का विश्वास हो गया है हम उसको रियल माने। इसी के लिए उन्होंने असंगत और असंबद्ध की अवधारणा दी है सत्य की प्रणाली के बारे में। ठीक है, फूको ने व्यक्तिवाद का विरोध किया। वो व्यक्ति के विरोधी थे क्योंकि वो उत्तर आधुनिकतावादी थे। तो उत्तर आधुनिकता में व्यक्तिवाद का विरोध किया जाता है और समूहवाद का समर्थन किया जाता है, सबके कल्याण की बात की जाती है। ठीक है, और ये कार्ल मार्क्स के साम्यवाद के समर्थक थे, जिसमें सभी को समान दर्जा दिया जाएगा। देखिए, ज्ञान के पुरातत्व की बात की जाती है फूको के अंतर्गत। तो ये काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसको किसको कहते हैं। ये तो ये ध्यान से देखिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मान लीजिए कोई एक टॉपिक है, 5 युगों में बांट देते हैं। मान लीजिए स्त्री को ही ले लेते हैं। ठीक है, कोई स्त्री है, उसको बिल्कुल प्राचीन युग में किस दृष्टि से देखा जाता था, उसकी कौन सी स्थिति थी, लोग क्या समझते थे। फिर जो युग आया उसमें कौन सा चेंज आया स्त्री को लेकर। फिर जो युग आया उसमें स्त्रियों के प्रति विचारधारा को लेकर क्या चेंज आया। उसके बाद के युग में क्या हुआ और अब जो है उसको किस दृष्टि से देखा जाता है। तो ये जो हम विभिन्न युगों की बात करते हैं, अलग अलग युगों में ज्ञान के ट्रांसफ़र की बात करते हैं, तो इसी को हम ज्ञान का पुरातत्व कहते हैं। ठीक है, मतलब प्राचीन काल से लेकर अब तक हम उस चीज़ को पूरा खोजते हैं कि उसके प्रति विचारधारा तब क्या थी, उसके बाद क्या हुई, फिर क्या हुई। इसी को ज्ञान का पुरातत्व कहते हैं। ठीक है, इसका अध्ययन उन्होंने पागलपन को लेकर किया था कि पागलपन को लेकर पहले क्या विचारधारा थी, उसके बाद जो समय आया उसमें क्या विचारधारा में चेंज आया, फिर जो युग आया उसमें विचारधारा में क्या चेंज आया। इसके आधार पर उन्होंने आधुनिक युग तक पूरे ज्ञान के पुरातत्व की बात की थी। ठीक है, और क्या है, उन्होंने फूको ने बताया कि जो ज्ञान होता है, ज्ञान के उत्पादन के माध्यम से व्यक्ति स्वयं पर और दूसरों पर नियंत्रण लगाता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी हो गया, उसके पास मान लीजिए वो डॉक्टर बन गया। ठीक है, नॉलेज उसके पास अच्छी हो गई, तो क्या करेगा, डॉक्टर जो है वो खुलेआम तो नहीं, गोलगप्पे तो नहीं खाएगा ना किसी ठेले के पास खड़े होकर। वो अपने आप पर नियंत्रण लगाएगा। उसका मन भले ही कितना करे कि वो गोलगप्पे खाए, लेकिन उसका मन वो नहीं खाएगा, वो अपने आप को नियंत्रित रखता है। ठीक है, उसी तरह से जो बड़े अधिकारी होते हैं वो खुलेआम कोई चीज़ इस तरह से सड़क पर नहीं करते, नहीं खाते। उनके रेपुटेशन का, उनके पोस्ट की गरिमा का सवाल होता है। ठीक है, तो और दूसरों पर भी नियंत्रण लगाता है। अभी डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि भाई आपको गाजर नहीं खाना है,
ठीक है, डॉक्टर ने आपको बोल दिया आप टमाटर नहीं खाएंगे आप, या फिर डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि आप समोसे नहीं खाना है तो आप नहीं खाएंगे। ठीक है, डॉक्टर के पास ये अधिकार है ना कि वो मना कर दे, परहेज तो बताते ही हैं। तो दूसरों पर भी नियंत्रण लगाता है और अपने आप पर भी। तो ज्ञान ऐसी चीज़ है। फिर देखिए फूको के ज्ञान के स्तरीकरण की आलोचना। फूको ने ज्ञान के स्तरीकरण की आलोचना की। देखिए इन्होंने ज्ञान को छोटा या बड़ा नहीं माना कि कोई डॉक्टर है तो उसका ज्ञान छोटा है, कोई इंजीनियर है तो उसका ज्ञान बड़ा है, या फिर कोई और भी दूसरे प्रोफेशन में है तो उसका ज्ञान और बड़ा है। तो इसके लिए उन्होंने ज्ञान के स्तरीकरण की आलोचना की कि किसी भी ज्ञान को छोटा या बड़ा नहीं माना जाना चाहिए। ये बात फूको ने बोली। प्रत्येक ज्ञान के द्वारा शक्ति प्राप्त होती है, किसी में कम शक्ति प्राप्त होती है तो किसी में ज़्यादा, इसलिए ज्ञान का स्तरीकरण नहीं किया जाना चाहिए। तो एग्ज़ाम में सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि ज्ञान के स्तरीकरण की क्या उन्होंने आलोचना की थी। जैसे कूट वाला प्रश्न बनता है उसी तरह से बन सकता है, क्योंकि उन्होंने शक्ति की और ज्ञान की बातें बोली है तो इसमें कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है। देखिए उनकी कुछ पुस्तकें हैं जिसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है और एग्ज़ाम में आता है। इस कृति में मैडनेस एंड सिविलाइजेशन पुस्तक में उन्होंने मनोचिकित्सा के उद्भव की बात की कि जब ये आधुनिक चिकित्सा पद्धति नहीं आई थी, मनोचिकित्सा नहीं आया था, तब पागलपन को कैसे देखा जाता था। ठीक है, डिस्कोर्स थियरी की उन्होंने बात की है, डिस्कोर्स की विमर्श की बात की है कि पागलपन के बारे में पहले जो विमर्श था वो क्या था और अब क्या है। पहले क्या था कि पागल को हवा द्वारा प्रभावित माना जाता था और माना जाता था कि उसको भूत प्रेत चुड़ैल ने पकड़ लिया है और इसी तरह से उसकी झाड़ फूँक की जाती थी। ठीक है, तो पागल को इस तरह से ठीक करने का प्रयास किया जाता था। उसके बाद भी यदि वो ठीक नहीं होता था तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। ठीक है, समाज में कहीं दूर ले जाकर उसको छोड़ देते थे पागल व्यक्ति को। लेकिन आज क्या है, आज उसकी अच्छे से चिकित्सा होती है, पागलों के लिए एक अलग से अस्पताल है, उसकी हर तरह से ट्रीटमेंट की जाती है, यहाँ तक कि उसके अंदर जो प्रॉब्लम है उसको इलेक्ट्रिसिटी देकर भी ठीक किया जाता है। तो आज जो है पागलपन को लेकर जो विमर्श है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है और पहले का विमर्श कुछ और था, अब का विमर्श कुछ और है। तो इसी के लिए उन्होंने मैडनेस एंड सिविलाइजेशन की बात की थी कि जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि होती गई पागलपन में भी बदलाव आता गया, पागलपन के बारे में लोगों की सोच जो है वो चेंज होती चली गई। ठीक है, देखिए उन्होंने बर्थ ऑफ द क्लिनिक पुस्तक 1963 में लिखी और इसमें उन्होंने बताया कि जो प्राचीन काल में चिकित्सा पद्धति थी वो बहुत ही अलग थी। चूँकि उन्होंने पुरातत्व विधि से अध्ययन किया है तो उन्होंने प्राचीन से लेकर अब तक का पूरा अध्ययन किया है, मैंने आपको बताया ही था। तो इसमें उन्होंने बताया कि प्राचीन चिकित्सा पद्धति जो थी वो बहुत ही पेनफुल थी। ठीक है, और ऑपरेशन किया जाता था बिना व्यक्ति को किसी प्रकार का पेन किलर दिए या फिर उसको बेहोश किए, ऐसे ही फाड़ के पूरा हाथ में कहीं घाव लगा हुआ है, कुछ धंसा हुआ है तो उसको पूरा वहीं से चाकू से काट के उसको सील के किया जाता था। ठीक है, तो काफ़ी पेनफुल होता था, बहुत ही दर्द होता था लोगों को, कई बार लोग दर्द में ही मर जाते थे। ठीक है, और एक अंदाज़ा लगाया जाता था कि इस व्यक्ति को ये बीमारी है। पूरी तरह से तो स्कैनिंग हो नहीं सकती थी, पहले कोई मशीन नहीं थी, और इसी अंदाज के आधार पर उसको दवा दी जाती थी। तो मरीज़ ठीक भी हो जाता था या फिर नहीं भी ठीक होता था, उसकी मृत्यु भी हो जाती थी। कोई बड़ी बीमारी हो गई, उसका कोई इलाज ही नहीं है। ठीक है, आधुनिक चिकित्सा पद्धति क्या है, हम अपने शरीर के छोटे से छोटे अंग को भी स्कैनिंग करके उसकी फ़ोटो बाकायदे देख सकते हैं। हमारे शरीर में होल है कहीं तो कितना बड़ा होल है, पथरी है तो कितनी बड़ी पथरी है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और अब जो है शरीर के अंदरूनी भाग को भी हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, अब तो बड़े से बड़ा ऑपरेशन कहीं पे भी कर दिया जाए और वो पेनफुल भी नहीं होता और बहुत ही आसानी से ठीक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इसमें बताई है कि अब की चिकित्सा पद्धति कैसी है और प्राचीन चिकित्सा पद्धति कैसी थी और क्लिनिक के आने के बाद लोगों का जीवन कैसा हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें उन्होंने मेंशन की हुई है। फिर देखिए डिसिप्लिन एंड पनिश। ठीक है, इस पुस्तक में उन्होंने बताया है, ये 1975 में ये पुस्तक लिखी गई थी। इसमें उन्होंने बताया कि फांसी की सज़ा जो है पहले जो दी जाती थी, कोई व्यक्ति अपराध करता था तो उसके शरीर को दंड दिया जाता था, फांसी की सज़ा दे दी गई, हाथ काट लिया गया, पैर काट लिया गया, गला काट दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से सज़ा दी जाती थी, क्योंकि माना जाता था कि व्यक्ति के शरीर ने अपराध किया है तो उसके शरीर को ही समाप्त कर दो। ठीक है, लेकिन वर्तमान चिकित्सा पद्धति जो है वो ये मानता है कि व्यक्ति के शरीर ने नहीं बल्कि उसकी आत्मा ने, उसके मन ने ये अपराध किया है, उसने ऐसा सोचा इसलिए ऐसा किया, इसीलिए उसके शरीर को दंड न देकर उसकी आत्मा को दंड दिया जाना चाहिए। ठीक है, यानी पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ये उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा है, क्योंकि उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा जो है वो लोगों के कल्याण की बात करता है, तो उसको सुधारने की बात की जाती है। ठीक है, और उसको
समाप्त करने की बात नहीं की जाती। तो इसी के आधार पर फांसी की सज़ा को समाप्त करके पहले जो दी जाती थी, अब जो है लोगों को ज़्यादातर जेलों में रखा जाता है, ठीक है। और जेलों में रख कर उसकी आत्मा को नियंत्रित किया जाता है, उसमें बैठेगा वो, और बहुत ही बदबूदार कमरा, और रहने की कोई अच्छी जगह नहीं, यहाँ वहाँ कीड़े, बड़े बड़े चूहे। तो उसको ये सब चीज़ें देखकर बहुत ही अजीब लगेगा, रहने में वो रह नहीं पाएगा, बहुत ही उसको बुरा लगेगा, काफ़ी सालों तक वहाँ उसको रहना पड़ेगा। तो इसको लेकर वो बहुत ही पश्चाताप करेगा अपने कर्मों को लेकर, किस तरह से उसने ऐसा किया, नहीं करना चाहिए था, और अकेले बैठ के वो अपने कर्मों का पश्चाताप करें, ठीक है। एक निश्चित समय होता है उसमें। तो यही बात की गई कि आत्मा के नियमन, उसकी आत्मा को नियंत्रित किया जाएगा और उसके द्वारा उसके शरीर को नियंत्रित किया जाएगा। आत्मा नियंत्रित होगी तो शरीर नियंत्रित होगा, ठीक है। तो इसमें पश्चाताप के द्वारा व्यक्ति को सजा दी जाती है, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने बोला कि एक तो ये कारण होता है, दूसरा कारण ये होता है कि समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए भी व्यक्ति को समाज से पृथक कर दिया जाता है। तो जो व्यक्ति चोरी बहुत कर रहा है, तो उसको यदि 5-7 साल के लिए यदि जेल हो जाती है, तो क्या होगा, एक तो वो सुधर जाएगा, पश्चाताप करेगा कि हमको इतनी प्रॉब्लम में रहना पड़ रहा है, इतने सालों से रहना पड़ रहा है, असहनीय बिल्कुल वातावरण है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका कारण है कि मेरे कर्म, ठीक है। एक तो ये पश्चाताप के द्वारा सुधरेगा, और दूसरा समाज में ऐसा व्यक्ति हट जाएगा समाज से, तो समाज में अनुशासन आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है अनुशासन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए अब ऐसी विचारधारा अपनाई जाती है। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1976 से 1984 तक इन्होंने 3 खंडों में इसको प्रकाशित किया, ठीक है। वैसे तो ये 6 खंडों में इसको लाने वाले थे, लेकिन इसके पहले ही इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी की हिस्ट्री जो इन्होंने पुरातत्व विधि से इन्होंने सेक्सुअलिटी का भी अध्ययन किया था, कामुकता का। तो पहले जो कामुकता के प्रति विचारधारा थी वो कुछ और थी और अब कुछ और है, ठीक है। जैसे मान लो पहले क्या था, सेक्स के बारे में कोई बात नहीं करता था, और इसके बारे में कोई बोल भी दे तो बहुत बड़ा अपराध माना जाता था, ठीक है। तो इससे लोग छिपा छुपा कर रखते थे बिल्कुल, और बिल्कुल अजीब प्रकार का व्यवहार था, और शादी होने के बाद भी काफ़ी दूर दूर लोग रहते थे, और परंपरा के अनुसार ही चलते थे, इस तरह से चीज़ें होती थी, ठीक है। लेकिन अब जो है सेक्सुअलिटी को अपराध नहीं माना जाता है, बोलना इसके बारे में जानना अपराध नहीं माना जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है इसके बारे में बात कर सकता है, स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है, सेक्सुअलिटी की शिक्षा दी जाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो अब जो है विमर्श सेक्स के प्रति चेंज हो गया है, पहले कुछ और था। तो यही बात उन्होंने बोली है कि पहले सेक्स के प्रति बातें नहीं होती थी, पहले मंथली साइकिल के बारे में बात नहीं होती थी, लेकिन अब इसके बारे में फिल्में बननी शुरू हो गई हैं, अब लोग जागरूक होने शुरू हो रहे हैं, अब लोग बातें करते हैं, ठीक है। अब कोई शर्म नहीं करता है इसके बारे में चीज़ें खरीदते हुए। तो यही चीज़ है कि पहले की बात कुछ और थी और अब कुछ और है। अब लोगों के बीच में जो शर्म थी, जो एक पर्दा बना कर रखा था लोगों ने, इसको छिपा के रखना है, छिपा के रखना है, तो ये सब चीज़ें अब ओपन हो रही हैं। तो विमर्श जो था सेक्स के प्रति वो पहले कुछ और था और अब कुछ और है, चेंज हो रहा है, ठीक है। ये बात उन्होंने बोली है हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी में। और देखिए कामुकता के बारे में उन्होंने ये भी बताया है कि जिसके पास ज्ञान है वो कामुकता को भी नियंत्रित करता है। जैसे सत्ताधारी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति राजनीति में है, सत्ता में है, तो वो क्या कर सकता है, वो नियम बना सकता है किसी भी व्यक्ति की कामुकता को कंट्रोल करने के लिए सामूहिक रूप से, ठीक है। जैसे अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारा आने वाला है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति 2 ही बच्चे पैदा करे, ऐसा सरकार नियंत्रण लगाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, सरकार ने कामुकता को नियंत्रित कर दिया, बच्चों की संख्या सरकार ने नियंत्रित कर दी। और इसी तरह से यदि कोई सरकार है ये कानून बना दे कि इतने वर्ष के लोग ही विवाह करेंगे, इससे कम उम्र के लोग विवाह नहीं करेंगे, ठीक है। सरकार नहीं कर रही है, लेकिन सरकार को अधिकार तो है। तो यही चीज़ है कि सत्ताधारी जो होते हैं वो भी इस पर नियंत्रण लगा सकते हैं। तो ज्ञान के द्वारा लोग कामुकता पर भी नियंत्रण लगा रहे हैं, ठीक है। तमाम प्रकार के ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे बच्चे नहीं होते, जब उनकी इच्छा होगी तभी बच्चे होंगे। तो यही चीज़ है कि व्यक्ति ने ज्ञान के द्वारा कामुकता पर भी कंट्रोल लगा रखा है। फूको ने 2 प्रकार की कामुकता बताई है, लंपट या स्वच्छंद, और दूसरा नियमबद्ध या अनुशासनबद्ध। तो देखिए लंपट या संबद्ध जो होता है उसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है वो स्वच्छंद होता है, किसी से भी संबंध बना सकता है, ठीक है। तो ये तो लंपट या स्वच्छंद हो गया। दूसरा हो गया नियमबद्ध, यानी व्यक्ति विवाह के द्वारा ही समाज के नियमों के अनुसार ही यौन संबंध स्थापित करेगा,
तो ये 2 प्रकार की कामुकता उन्होंने बताई हुई है। देखिए, विचलन के बारे में मिशेल फूको ने जो बात बोली है, उन्होंने कहा कि विचलन जो होता है वो विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था से प्रभावित होता है। ठीक है, जैसे वेश्यावृत्ति को कई जगहों पर वैधता मिली हुई है, जैसे एस्किमो में बनियान कोल कोमांची इत्यादि जनजातियां हैं, इसमें वेश्यावृत्ति को वैध माना जाता है, वहाँ पे इसको अपराध नहीं माना जाता है, और हमारे यहाँ ये अपराध है। ठीक है, और यदि ये सार्वभौमिक सत्य होता तो हर जगह पे इसको वैध मानते, लेकिन सत्य क्या है, इसको वैध माना जाए या न माना जाए। तो यही कारण है कि फूको कहते हैं कि सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, ये असंभव है कि हम सत्य तक पहुंच सके, क्योंकि एक स्थान पे जो चीज़ सत्य होगी दूसरे स्थान के लिए वो चीज़ असत्य हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से एस्किमो जनजाति में वृद्ध माता पिता को मारने की भी प्रथा है, तो हमारे यहाँ तो ये बहुत बड़ा दंडनीय अपराध है, और ज़्यादातर समाजों में ये दंडनीय अपराध है। तो वही चीज़ है कि एक स्थान पे कोई चीज़ वैध है तो दूसरे स्थान पर अवैध है, इसलिए सत्य तक पहुँचना नामुमकिन है। ठीक है, और जितने भी उत्तराधुनिकतावादी विचारक हैं वो यही मानते हैं कि सत्य तक नहीं पहुँचा जा सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग सत्य होता है, प्रत्येक स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। देखिए, उत्तराधुनिकतावाद संबंधी जो उनकी विचारधाराएँ थी उसमें यही चीज़ है, सभी उत्तराधुनिक विचारकों ने यही कहा कि सत्य सार्वभौमिक नहीं होता। सत्य जो है व्यक्ति के दृष्टिकोण, व्यक्ति के स्थानीय संस्कृति, सभ्यता और उसके सामाजिक संरचना के अनुसार बदलता रहता है। एक व्यक्ति है उसी चीज़ को सत्य मान रहा है, दूसरे सामाजिक संरचना में दूसरा व्यक्ति है उसी को असत्य मान रहा है, तो इसीलिए सत्य तक नहीं पहुँचा जा सकता, ये प्रत्येक उत्तराधुनिकतावादी विचारक मानते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रतीक होता है, संकेत होता है, विनिमय होता है संबंधों का, और हम जितने प्रकार के समाज होंगे उनके भाषाई संकेत और उसकी स्थानीयता और यथार्थता जो है सभी प्रभावित होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक है, विभिन्न युगों में विभिन्न प्रकार के कोड होते हैं, और उन कोड के अनुसार लोगों के सोचने का, बोलने का, समझने का तरीका अलग हो जाए। तो यही चीज़ है कि हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते और किसी एक चीज़ को सार्वभौमिक सत्य नहीं मान सकते। एक व्यक्ति के लिए, एक स्थान के लिए, एक सामाजिक संरचना के लिए जो चीज़ सत्य है, दूसरे सामाजिक संरचना के लिए वो चीज़ असत्य है। ठीक है, तो जितने भी उत्तराधुनिकतावादी विचारक है इनका मेन थीम यही है कि कोई चीज़ सार्वभौमिक सत्य नहीं है, व्यक्ति सापेक्ष होता है, व्यक्ति किसको सत्य माने, किस सामाजिक संरचना में वो बिलोंग करता है, और उसके अनुसार वो चीज़ों को सत्य या असत्य मानता है। ठीक है, देखिए, विमर्श का सिद्धांत इनका काफ़ी फेमस है। विमर्श का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है जो अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ है, और जब वो अपने क्षेत्र के बारे में बोलता है, जैसे कोई वकील है और आपसे वो बात करता है, तो ऐसी बहुत सी शब्दावली आती है जिसका हम अर्थ नहीं जानते। उसी तरह से डॉक्टर है जब बोलता है कुछ, तो ऐसी बहुत सी शब्दावली आती है जिसके बारे में हम अर्थ नहीं जानते। उसी तरह से आप भी जब प्रोफेसर बन जाएंगे, सार्वजनिक मंच पे बोलेंगे, तो ऐसी समाजशास्त्रीय शब्दावली निकालेंगे जिसका अर्थ सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो यही होता है विमर्श का मतलब होता है विशेषज्ञों के क्षेत्र का ज्ञान। और ज्ञान की शक्ति देखिए क्या है, ज्ञान की शक्ति में मैंने आपको बताया था कि कोई व्यक्ति है जिसके पास कोई शक्ति नहीं है और वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो क्या होता है, कोई अच्छी परीक्षा उसने क्वालिफाई कर ली, एक अच्छा पद प्राप्त कर लिया, तो लोग उसके सामने सर झुकाते हैं और काफ़ी सम्मान देते हैं। तो ज्ञान के द्वारा ही शक्ति प्राप्त होती है। ज्ञान के द्वारा आप कोई भी पद प्राप्त कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं आता, आप जीरो से शुरू कीजिए, लेकिन नॉलेज ऐसी चीज़ है कि मतलब काफ़ी समय यदि आप पढ़ते रहें तो आपके पास बहुत बड़ा भंडार हो जाता है, और आप जिस पद को चाह लेंगे वो पद मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपके अनुसार आपकी ज़िंदगी हो जाएगी, वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। फिर जो लोग थे जो आपकी आलोचना करते थे, जो आपको पसंद नहीं करते थे, वो लोग भी आपके सामने आके चापलूसी करेंगे। ठीक है, तो यही सब चीज़ें होती हैं। ज्ञान के द्वारा व्यक्ति शक्ति प्राप्त कर लेता है। एक डॉक्टर है, उसके पास शक्ति है कि किसी व्यक्ति का पेट वो फाड़ सकता है। ठीक है, वैसे तो किसी व्यक्ति का पेट कोई नहीं फाड़ सकता, लेकिन डॉक्टर को ये शक्ति प्राप्त है, उसको ये मान्यता मिली हुई है कि वो किसी व्यक्ति का पेट फाड़ के उसके ऑर्गन्स का ऑपरेशन कर सकता है, उसके अंदर कुछ भी कर सकता है, वो उसके मान्यता मिली हुई है। ठीक है, तो ज्ञान के द्वारा ही शक्ति प्राप्त होती है ना, तो उसने ज्ञान प्राप्त किया इसलिए उसको ये शक्ति मिली। तकनीकी की बात मिशेल फूको ने की है। तकनीकी का मतलब होता है किसी विशेष कार्य को करने का हमारा एक विशेष तरीका होता है। ठीक है, उस कार्य को बहुत कम ही लोग उस ढंग से करते हैं, या फिर कोई भी सामान्य काम हो, हमने कुछ पकड़ा हुआ है तो हम बाएं हाथ से पकड़ते हैं, हमारी 2 उंगलियां नीचे होती हैं, 3 उंगलियां ऊपर होती हैं, कुछ भी ऐसा।
ठीक है। विशेष तकनीकी होती है कि कुछ लोगों की बात करने की तकनीकी अलग होती है, कुछ लोगों की अलग होती है। तो हमारे प्रत्येक कार्य को करने का एक विशेष टेक्नोलॉजी, एक विशेष तकनीकी होती है। इसी को मिशेल फूको ने स्व की तकनीकी कहा और मार्शल मार्श ने देह की तकनीकी कहा। ठीक है। हमारे स्वयं के किसी कार्य को करने की जो तकनीकी होती है, जैसे कुछ लोग होते हैं उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों हाथ से लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये स्व की तकनीकी है, इसी को उन्होंने तकनीकी कहा है। आलोचना देखिए, अलेन शोरेदान की पुस्तक है फूको द विल टू ट्रूथ, 1980 में लिखी गई थी। इसमें उन्होंने बताया कि साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित बोधगम्य विश्लेषण तो फूको ने किया है, लेकिन उन्होंने समाज के बारे में कोई विशेष महत्व सिद्धांत देने का दावा नहीं किया। उन्होंने चीज़ों के बारे में बस थोड़ा थोड़ा ही बताया हुआ है कि कोई एक व्यवस्थित प्रणाली के रूप में सिद्धांत नहीं दिया है। ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने फूको को मानवतावादी नहीं माना, मानवतावाद विरोधी माना, कि उन्होंने मानव के कल्याण की बात नहीं कही, हर जगह वही पुरातत्व को ही लाकर रख दिया है। ठीक है। तो उनके आलोचकों में अलेन शोरेदान है, याद रखिएगा। देखिए, एंथोनी गिडेंस ने भी सत्ता और शक्ति को लेकर आलोचना की है। तो एलेन शोरेदान और गिडेंस, ये दो हैं इनके आलोचक, याद रखिएगा। और आलोचक का नाम भी आ सकता है। तो इनकी पुस्तकें हैं, देख लीजिए कौन कौन सी हैं। मेंटल इलनेस एंड साइकोलॉजी 1954 में लिखी गई थी। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 1961 में, और द बर्थ ऑफ द क्लिनिक 1963 में, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स 1966 में, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज 1969 में, और डिसिप्लिन एंड पनिश 1975 में, और हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी वॉल्यूम 1 1976 में, और हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी वॉल्यूम 2 1984 में, और हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी पार्ट 3 1984 में। ठीक है। तो ये पुस्तकों के क्रम अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं कि कौन सा पहले लिखा गया है, कौन सा बाद में लिखा गया है। तो आप बिल्कुल क्रम से याद कीजिएगा, और जितनी पुस्तकें हैं सब के सब इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है। क्योंकि इनकी पुस्तकें ही कई सालों से पूछी जा रही हैं, तो आप अच्छे से इसको कंठस्थ कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फूको का चैप्टर अच्छे से। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे कंटेंट अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, ताकि आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें। यदि आप लेक्चर मिस करेंगे तो अधूरा ज्ञान आपको मिलेगा, और वो आधा अधूरा ज्ञान फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी एग्ज़ाम में। ठीक है। तो आपको सारे वीडियोज़ देखने पड़ेंगे, तभी ये पूरा कोर्स कंप्लीट आपको नॉलेज होगा। ओके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।